चलो बच्चों, तो आज हम लोग उसी में चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। देखो, इस चैप्टर में हमने ऑलमोस्ट पॉइंट तो देख लिए। आज चैप्टर का एक अलग से और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना है, जो पॉइंट है हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, पहले मीनिंग समझे ना कि भाई अथॉरिटी हम लोग किसे कहते हैं। अथॉरिटी मतलब पावर कहलाता है। कल हमने एक पॉइंट समझा था आखिरी में, वो था डिसेंट्रलाइजेशन का पॉइंट, कि डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि ऑनर जो है वो सभी कंट्रोल अपने पास नहीं रखता, कितनी बार अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर दे देता है कि भाई जवाबदारी देता है ये काम तुम संभालो, और साथ में पावर भी देता है कि उसके रिलेटेड डिसीजन भी तुम लेना। ठीक है ना, उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं ना, कल हमने समझा था। तो अथॉरिटी मतलब एक तरह का पावर कि आप खुद डिसीजन ले सकते हो, लेकिन अथॉरिटी का डिटेल मीनिंग कहलाता है कि अथॉरिटी मीन्स सिर्फ डिसीजन लेने का पावर नहीं, लेकिन उसके साथ उसे ये भी पावर दिया जाता है कि वो दूसरे उसके अंडर में काम करने वाले को ऑर्डर दे सके, और साथ में चेक भी कर सके कि भाई वो ऑर्डर के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं। बरोबर ना, इतना पावर देना, डिसीजन लेने का पावर, ऑर्डर देने का पावर और कंट्रोलिंग का पावर, कि भाई वो कंट्रोल भी कर सके सामने वाला मेरे ऑर्डर के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं। इसे कंप्लीटली अथॉरिटी कहते हैं। ये पूरी तरह से अथॉरिटी कहलाती है। और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब अथॉरिटी सौंपना, डेलीगेशन मतलब उन्हें सौंपना। कि बिजनेस में अगर सही तरह से काम करना हो ना, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ज़रूरी है। जैसे पता है, मैं ये ऑर्गेनाइजिंग में पूरे चैप्टर में मैंने आपको आपके स्कूल का ही एग्जाम्पल दिया था कि जैसे हमारे स्कूल में होता है कि भाई प्रिंसिपल जो है वो सुपरवाइज़र को पावर देते हैं कि आप अपने रिलेटेड वर्क कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो, और आपके अंडर में जो भी टीचर्स आते हैं ना, उन्हें आप ऑर्डर भी दे सकते हो और चेक भी कर सकते हो कि आपके टीचर्स आपके हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं। इतना पावर उन्हें होता है ना सुपरवाइजर्स को, बरोबर ना, ये उनकी अथॉरिटी कहलाती है कि हाँ उन्हें इतना पावर है, डिसीजन ले सके, ऑर्डर दे सके और कंट्रोल कर सके। बरोबर, बिजनेस में भी अगर वर्कर्स को ये पावर दिया जाए ना, तो वो वर्कर्स अच्छी तरह से काम करते हैं, वो मैनेजमेंट और अच्छी तरह से होता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बहुत फायदे हैं। यहाँ पर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट्स भी दिए हुए हैं, जिन इंपॉर्टेंट्स में ये कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर होगा हमारा। कि देखो, अगर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हैं, पावर अगर दूसरों को सौंपते हैं, फिर से वही बोल रहा हूँ, यहाँ अथॉरिटी मतलब 3 चीज़ों का पावर, डिसीजन लेने का पावर, अपने रिगार्डिंग डिसीजन लेने का पावर, ऑर्डर देने का पावर, और साथ में कंट्रोलिंग करने का पावर कि वो ऑर्डर के हिसाब से काम बरोबर कर रहे हैं या नहीं, ये चेक करने का पावर। और उसके फायदे क्या होंगे? सबसे पहली चीज एफिशिएंट मैनेजमेंट। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का ये पहला फायदा आता है, एफिशिएंट मैनेजमेंट। इससे ना बिजनेस का मैनेजमेंट सही तरह से, परफेक्ट तरह से हो सकता है। भाई ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डिसेंट्रलाइजेशन का ही एक पार्ट है, कि जब जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं, मतलब जो टॉप लेवल के जो पर्सन होते हैं, वो अपना काम मिडल लेवल या बॉटम लेवल को जब सौंप देते हैं ना, तो उनका वर्कलोड कम होता है। टॉप लेवल का वर्कलोड कम होता है, और उनका अगर वर्कलोड कम होता है तो वो और बेटर वे में अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल्स, बिजनेस के प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, उसके रिलेटेड वो काम कर सकते हैं। ठीक है ना, एक्स्ट्रा काम उनके माइंड में नहीं रहेगा, तो वो बिजनेस के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग काम कर सकते हैं ना। समझ आ रही है ना बात है? तो इसी वजह से डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का ये पहला फायदा है कि इससे मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से होता है। जो टॉप लेवल के पर्सन हैं उनका वर्कलोड कम हो जाता है, तो वो बाकी की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देकर और बिजनेस रिलेटेड नई चीज़ें कर सकते हैं, बिजनेस का डेवलपमेंट वो कर सकते हैं। हरान ध्यान। दूसरा आता है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। पता है, यहाँ पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का दूसरा फायदा आता है कि भाई एम्प्लॉयज़ का भी डेवलपमेंट होता है, एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट। आपको पता है, एक जनरल चीज़ भी बता रहा हूँ, जनरल चीज़, ठीक है, इन टॉपिक के बाहर, वो भी एक बात बता रहा हूँ। कभी भी कोई भी पर्सन जब जॉब करता है ना, या आप भी फ्यूचर में कभी अगर जॉब करने के लिए जा रहे हो ना, तो खाली ये मत ध्यान देना कि भाई मुझे पैसे मिल रहे हैं ना, मैं इसलिए जॉब करूँ। ठीक है, पैसे प्रायोरिटी रहते हैं कि हाँ पैसे मिलना ज़रूरी है, जॉब इसलिए ही किया जाता है, लेकिन जॉब दूसरा इसलिए भी किया जाता है कि हम कुछ नया सीखें। जॉब करने का मतलब यही है कि हमारा भी डेवलपमेंट होना चाहिए, साइकोलॉजिकली, मेंटली हमारा भी डेवलपमेंट होना चाहिए, कि हम भी कुछ नई नई चीज़ें सीखें तो जॉब करें, वरना जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर कुछ सीखने को ना मिले ना, वहाँ कभी जॉब मत किया करो। ये एक खास बात ध्यान रखना, फ्यूचर में भी, हमेशा के लिए।
कि अगर जो है आप कोई ऐसी जगह पर जॉब कर रहे हो जहाँ पर सेंट्रलाइजेशन चलता है, सेंट्रलाइजेशन कल समझाया था ना, सेंट्रलाइजेशन मतलब कि भाई पूरा पावर ऑनर के हाथ में ही है, हर छोटी छोटी चीज़ ऑनर से, मालिक से पूछकर फिर ही करनी है, उसके अलावा नहीं। तो आप कहीं जॉब पे जा रहे हो, हर चीज़ जो है वो मालिक से पूछनी है कि भाई मैं ये काम करूं, तो वो कहेगा हाँ करो, बरोबर ना। दूसरा काम करो, वो हाँ कहे तो करो वरना मत करो। तो ये तो एक मजदूरी की तरह काम हो गया, इसमें ना हमारी क्रिएटिविटी रहती है, ना हमारा कुछ जो है वो कंट्रीब्यूशन रहता है, कुछ भी नहीं, हम कुछ सीखेंगे ही नहीं वहाँ पर, बस खाली काम करते जा रहे हैं मजदूरों की तरह। ठीक है, ये हालत हो जाती है। तो ऐसी जगह जॉब नहीं करना चाहिए। जॉब वहाँ पे करनी चाहिए जहाँ पर जो है वो कुछ हमें सीखने को मिले। अब यही पॉइंट पे अगर आए कि जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है या जब अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है, सौंपी जाती है जब अथॉरिटी, तो अगर कोई वर्कर को काम सौंपा जाए ना, ये रही आपकी जवाबदारी और साथ में पावर भी कि आप अपने हिसाब से डिसीजन लो, अपने हिसाब से काम करो। तो अगर दूसरों को काम सौंपा जाए ना तो वो नई नई चीज़ें सीखेगा, बरोबर ना। एज अ ऑनर मैं अगर सामने वाले को काम सौंपूंगा तो वो भी जो है वो नई चीज़ें सीखेगा कि हाँ भाई मुझे काम मिला है ना, अब मैं काम ऐसे करूँ। हर चीज़ पूछ कर नहीं करनी है, वो अपना दिमाग लगाएगा, हर सिचुएशन में जो है वो अपने डिसीजन लेगा वो, कि अब मुसीबत आ गई अब क्या करें, अब बॉस से नहीं पूछना है, खुद डिसीजन लेना है, बॉस ने तो पावर दे दिया है। तो जब खुद डिसीजन लेने की बारी आएगी, खुद सीखने की बारी आएगी, तब उस एम्प्लॉय का रियल डेवलपमेंट होता है, तब वो कुछ सीख पाता है। और अगर अगर वो अच्छी तरह से सीख पाता है तो क्या पता फ्यूचर में जाकर जो है वो खुद अपना बिजनेस भी शुरू करे, बरोबर ना। जॉब करने का मेन मकसद ये भी होता है कि हम जॉब से कुछ सीखें कि जिससे आगे जाकर अगर जरूर पड़े ना तो हम अपना काम भी शुरू कर सकें, बरोबर ना। बाकी बाकी हम 2-2 साल 3-3 साल 5-5 साल जॉब करें और सीखने को कुछ भी ना मिले, तो ऐसे जॉब करने का फायदा क्या, खाली पैसे लेकर क्या करेंगे फिर जब नॉलेज ही ना बढ़ती हो तो, बरोबर ना। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज है ना, एम्प्लॉयज का भी डेवलपमेंट होता है। जब सामने वाले को पावर सौंपी जाती है तो वो नई नई चीजें सीखता है, उसमें डिसीजन पावर आता है कि वो जरूरी सिचुएशन पर जरूरी डिसीजन ले पाएगा, नए काम कर पाएगा, मुसीबत आए तो अब टैकल कैसे करना है वो सीख पाएगा, वो खुद सीखेगा, मालिक का सपोर्ट नहीं रहेगा, वो खुद अपने डिसीजन लेगा। तो जिसकी वजह से एम्प्लॉयज का परफेक्ट डेवलपमेंट हो पाएगा फिर, ये उसका फायदा। एंड देन मोटिवेशन, ये तो सही बात है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से मोटिवेशन तो आता ही है। जब हम जो है वो किसी को काम सौंपते हैं, साथ में पावर भी देते हैं, तो उन्हें मोटिवेशन मिलता है कि नहीं भाई बॉस ने जो है वो मुझे इतनी जिम्मेदारी इतना पावर दिया है, भाई उन्होंने मुझ में टैलेंट देखा होगा तभी ये पावर दिया है ना। तो वो पर्सन, वो एम्प्लॉय और अच्छी तरह से काम करेगा और मोटिवेट होकर काम करेगा, वो बॉस को अच्छे रिजल्ट ला कर देगा, बिजनेस के गोल्स टाइम टू टाइम पूरा करेगा वो, कि नहीं बॉस ने मुझे जवाबदारी दी है, पावर दिया है ना, मैं बॉस को अच्छी तरह से काम करके दिखाऊंगा। और उसे देखकर बाकी सबको भी मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं भाई आज अगर ऐसे पावर मिला है, ऐसे अथॉरिटी मिली है ना, तो हम भी अच्छा काम करें, आगे जाकर जो है वो बॉस हमें भी ये अथॉरिटी देंगे। ठीक है, बाकी सबको भी मोटिवेशन मिलेगा उससे। तो जिसकी वजह से उनके काम करने की क्षमता बढ़ती है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है, काम करने में जोश आता है उनका, है ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है उनमें। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज में उनमें अच्छा खासा मोटिवेशन मिलता है उन्हें। देन बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, ये भी इसका खास फायदा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की वजह से स्पेशलाइजेशन का फायदा मिलता है। बिजनेस के जो ऑनर होते हैं ना, ऑनर को सभी चीज़ें नहीं आती, सभी टैलेंट सभी चीज़ें उनके पास नहीं होती। तो इसकी वजह से वो ये जवाबदारी देकर, ये अथॉरिटी देकर वो सामने वाले से काम करवा सकते हैं और उसकी स्किल, उसके टैलेंट का जो है वो फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे एक अगर एग्जांपल दूं, आज के टाइम में पता है हर जगह पर ऑनलाइन वर्क चल रहा है, हर बड़े बड़े बिजनेस भी ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि भाई ये सिचुएशन ऐसी आ गई कि हर जगह पर अब ऑनलाइन काम ज़्यादा हो रहा है। तो चलो अगर मेरा कोई बिजनेस चल रहा है एज अ ऑनर, मुझे, मैं बाकी चीज़ें चलो मैं सही तरह से कर सकता हूँ, लेकिन अब मुझे ऑनलाइन काम करना है, लेकिन मुझे कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता, तो फिर मुझे कंप्यूटर ही नहीं चलाना आता तो मैं क्या करूँगा। तो ऐसी सिचुएशन में जिसको कंप्यूटर चलाना आता है, जो कंप्यूटर का एक्सपर्ट हो, उसे मैं पूरी अथॉरिटी दे सकता हूँ ना, दे सकता हूँ ना उसे अथॉरिटी कि भाई हमारे बिजनेस का जो भी ऑनलाइन काम है ना, आज से तुम संभालोगे, बरोबर। तो उसके स्पेशलाइजेशन का, उसकी स्किल, उसका टैलेंट, उसका एक्सपीरियंस, उसका फायदा बिजनेस को मिलेगा कि नहीं, बरोबर ना। ऑनर के पास वो स्किल, वो टैलेंट, वो एक्सपीरियंस, वो स्पेशलाइजेशन नहीं है। ऑनर जो है उसे ये नॉलेज ही नहीं है कि कंप्यूटर पे काम कैसे करना है। तो जिसको नॉलेज है उसे ये काम सौंपा जाए ना,
तो जिससे उसका फ़ायदा भी बेनिफिट मतलब उसका बेनिफिट भी जो है वो बिजनेस को मिलेगा अच्छा खासा, बरोबर। तो इसलिए कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से स्पेशलाइजेशन का फायदा मिलता है। ये खाली कंप्यूटर फील्ड नहीं, कोई भी काम क्यों ना हो, कोई भी काम जो ऑनर को अगर नहीं आता हो, वो नहीं संभाल पा रहा है या टाइम नहीं हो रहा है या नॉलेज नहीं है, तो वो काम दूसरों को सौंप सकता है जो उस काम में एक्सपर्ट हो। और उस काम में अगर वो एक्सपर्ट है तो उसकी एक्सपर्टाइज, उसके स्पेशलाइजेशन का फायदा वो बिजनेस को मिलेगा फिर, बरोबर। तो ये इसका बेनिफिट आता है। या दूसरा कहते हैं कोऑर्डिनेशन। हाँ, बिजनेस में जो है वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की वजह से कोऑर्डिनेशन आता है, हर कोई मिलजुल कर काम करता है। बिजनेस में जब हम अथॉरिटी देते हैं किसी को, ऑनर जब एम्प्लॉय को अथॉरिटी देता है कि आप अब अपने हिसाब से डिसीजन लो, तो ऑनर है ना उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट भी करता है, उनका डिसीजन मानता भी है, और जिसकी वजह से उनमें कोऑर्डिनेशन बनता है, वो मिलजुल कर काम करते हैं। सही बात है। ऑनर जब किसी को ये अथॉरिटी देता हो ना अपने हिसाब से डिसीजन लो, तो साथ में ऑनर को उनके डिसीजन मानने भी पड़ते हैं। नहीं तो मैं किसी को अगर जो है वो अथॉरिटी दूं, मैं किसी को पावर दूं, आप लो अपने हिसाब से डिसीजन, और उनके कोई डिसीजन में मानो ही नहीं तो मैंने भले चलो किसी एम्प्लॉय को पावर दी आप अपने हिसाब से डिसीजन लेना, लेकिन आखिरी पावर तो मेरे हाथ में ही होता है ना। ये भी बात कल मैंने डिसेंट्रलाइजेशन में बताई थी। हम पावर जब दूसरों को देते हैं तो आखिरी पावर तो मेरे हाथ में ही होता है कि अगर वो कोई गलत डिसीजन लेगा तो मैं सुधारूंगा फिर, ठीक है। तो मैंने अगर किसी को जो है वो पावर दिया है कि आप अपने हिसाब से डिसीजन लो, और वो जो भी डिसीजन ले रहा है उसमें एज अ ऑनर मालिक की तरह मैं उसमें गलतियां निकालता रहूं, तो नहीं यार तुम्हारा ये डिसीजन भी गलत है उसे सुधारो। वो दूसरा डिसीजन अगर लेता हो, नहीं तुम्हारा ये काम भी गलत है इसे सुधारो, अगर बार बार मैं ही उसे जो है वो टोकता रहूंगा, तो सामने वाला पता है खुशी से काम ही नहीं करेगा, वो सीधा ही कहेगा ऐसा पावर देने का मतलब ही क्या, जो मेरा कोई डिसीजन तो तुम मान नहीं रहे हो, बरोबर ना। वो सीधा ही मना कर देगा ना कि ऐसा पावर मुझे दिया ही क्यों, मेरा तो कोई बात मान नहीं रहे हो, फिर ये पावर का फायदा क्या है फिर, ठीक है। इसीलिए अगर मैं किसी को पावर दे रहा हूँ, अथॉरिटी दे रहा हूँ, तो उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट भी मुझे करनी चाहिए, नहीं तो मैं अथॉरिटी क्यों दे रहा हूँ। हाँ, ये बात ठीक है कि अगर वो कोई गलती करे तो उसे सुधारना चाहिए, नहीं तो वो जो डिसीजन लेगा तो कुछ तो सोच समझ के लेगा ना, तो उसकी रिस्पेक्ट भी तो करनी चाहिए ना हमें। सही बात है ना। हमेशा सिर्फ टोकना नहीं चाहिए उसे। हाँ ठीक है कि 10 डिसीजन में से एक आध डिसीजन उसका गलत हो तो उसे बोलना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए कि भाई ये डिसीजन तुम्हारा थोड़ा गलत है, इसे सुधारो। बाकी हर डिसीजन पे उसे टोकना नहीं चाहिए, वो चीज़ गलत होती है, रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। और ऐसी रिस्पेक्ट की वजह से ही बिजनेस में कोऑर्डिनेशन बना रहता है, मिलजुल कर काम करते हैं। एम्प्लॉय को भी मज़ा आता है कि चलो बिजनेस जो ऑनर है वो ऑनर मेरे डिसीजन से खुश है, और जो ऑनर है वो भी अगर उसकी रिस्पेक्ट करता हो तो उसे भी काम करने में मजा आएगा, उसका भी वर्कलोड कम होगा कि चलो वो सही डिसीजन ले रहा है, वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा एक कोऑर्डिनेशन बनता है ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की वजह से। एंड देन स्कोप फॉर एक्सपांशन, ये भी सही बात है कि एक्सपांशन का जो है वो फायदा रहता है या स्कोप रहता है। पहली चीज़ तो ये कि जब ऑनर जो टॉप लेवल के पर्सन होते हैं, वो जब अथॉरिटी दूसरों को दे देंगे तो उन्हें टाइम मिलेगा बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए, बिजनेस के एक्सपांशन के लिए सोचने के बारे में, और वो बिजनेस का एक्सपांशन सही तरह से सोच पाएंगे और कर पाएंगे फिर। या तो फिर जब अथॉरिटी दूसरों को दी जाती है ना तो उनमें स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा मिलता है। तो इसकी वजह से अगर वो पर्सन, मैंने किसी को काम सौंपा, पावर दिया, और अगर उस पर्सन ने कोई अच्छा डिसीजन लिया ना, तो उस डिसीजन की वजह से बिजनेस को डबल ट्रिपल फायदा भी हो सकता है। होता है ना, मैं किसी को अगर पावर दे रहा हूँ ना, कितनी बार वो ऐसी बात कह देता है, ऐसा आइडिया बताता है, ऐसा डिसीजन लेता है जो मालिक ने एज अ ऑनर मैंने सोची भी ना हो, बरोबर ना, मैंने सोची ना हो ऐसी कोई डिसीजन, ऐसा कोई पावर जो है क्या कह सकते हैं, वो अगर ले लेता हो तो जिससे बिजनेस के ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए अथॉरिटी देने पर स्पेशलाइजेशन का फायदा मिलता है और उनकी वजह से बिजनेस का एक्सपांशन हो सकता है, ये बेनिफिट मिलता है। समझ आ रहा है ना। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, सामने वाले को अथॉरिटी देना जरूरी है, उसके बहुत फायदे हैं। और उनके रिगार्डिंग आखिरी एक पॉइंट आता है जो आता है एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के एलिमेंट्स या कहो स्टेप्स, उनके स्टेप्स कहो या एलिमेंट्स कहो, जो भी कहो, कि जब अगर किसी को अथॉरिटी दी जाती है ना, तब उस वक्त तो कौन कौन सी बातें ध्यान में रखते हैं, ये उसके एलिमेंट्स हैं या कहो स्टेप्स हैं, क्या चीज़ें फॉलो करते हैं हम। किसी को पावर देना सीधा ही पावर नहीं दे देते, पहले कुछ बातें ध्यान रखते हैं, वो 3 बातें यहाँ पर दी गई है। और ये पॉइंट अच्छी तरह से ध्यान देना, आपके एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है,
बहुत बार आता है कि ये एलिमेंट से डिस्क्राइब करो, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो जब हम किसी को पावर सौंपते हैं ना, किसी को अथॉरिटी देते हैं, तब उस वक्त 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, 3 स्टेप। पहला एनट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी एंड थर्ड क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, ध्यान देना, ऐसे ही नाम लिखना है इसमें। पहला एनट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सबसे पहले ये चेक करना कि भाई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लायक है या नहीं। मैं जो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ वो उसके लायक है, क्या मैं उस पर विश्वास कर सकता हूँ, ये चीज़ पहले ध्यान देना। जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाता हो ना बरोबर, तो ही उसे पावर दिया जाता है ना, तो ही अथॉरिटी दी जाती है। अथॉरिटी देने के लिए पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी देना ज़रूरी है, फिर अथॉरिटी दी जाती है। डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं है पॉसिबल। कि जो अपनी जवाबदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से ना निभाता हो तो उसे अथॉरिटी ज़्यादा पावर देंगे क्या? नहीं देंगे। मतलब अगर मुझे किसी को भी पावर देना है ना, तो पहले मैं उसे छोटी सी जवाबदारी दूंगा। बिजनेस का जो भी काम होगा, एक काम मैं उसे सौंपूंगा कि भाई ये काम जो है वो तुम करके बताओ ना, बरोबर ना। ये काम उसे सौंपा जाता है, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में करेक्ट है, बरोबर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, तो मैं सोचूंगा कि नहीं, अब मैं इसे थोड़ा पावर भी दूं। मतलब पता है ना, प्रैक्टिकली भी जब बिजनेस चलता है तो ऑनर पहले अपने एम्प्लॉयज को चेक करता है। 10 लोग काम करते हैं, उन 10 लोगों में से पहले चेक करता है कि कौन अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, कौन अपना काम पूरी जो है वो जिम्मेदारी से कर रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से निभा रहा है। बराबर, सीधा पता चलता है कौन जो है वो काम चोरी कर रहा है, कौन काम से जो है वो आलस दिखा रहा है, कौन भाग रहा है और कौन ईमानदारी से काम कर रहा है, ये दिखाई देता है ना, बरोबर ना। तो जो इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाता हो, जो ईमानदारी से काम ही ना करता हो, तो उसे नेक्स्ट स्टेप अथॉरिटी देंगे क्या हम? बिल्कुल भी नहीं ना। पहले वो अपनी जवाबदारी तो निभाए, तो फिर उसके अथॉरिटी के बारे में सोचेंगे ना। आ रहा है समझ में? इसलिए पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक की जाती है कि 10 लोगों में से ये एक इंसान है जो अपनी जवाबदारी पूरी तरह से निभा रहा है, जो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में सोचूंगा, हाँ उसे अथॉरिटी दूंगा मैं। बरोबर। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप आता है एनट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब ये अच्छी तरह से हो जाए तो आता है कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी। कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी मतलब फिर उसे अथॉरिटी देना, फिर उसे जो है वो क्या कहते हैं, पावर देना। लेकिन पता है पावर भी डायरेक्ट नहीं दिया जाता, पहले उसे पावर देकर शॉर्ट टर्म के लिए चेक किया जाता है। बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए चेक किया जाता है कि वो अपना पावर भी सही तरह से जो है वो पूरा कर पा रहा है, या सही डिसीजन ले पा रहा है या नहीं। कि अगर उसे पावर दिया और उसने गलत डिसीजन ले लिए तो ऑन द स्पॉट उसका पावर वापस खींच लिया जाता है। हाँ, प्रैक्टिकली अगर बात करें ना तो बिजनेस में कैसे होता है पता है, जो ऑनर होते हैं बिजनेस के, जो मालिक या मैनेजर हुए, अगर वो पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को टास्क देते हैं, उन्हें कि भाई एक एम्प्लॉय को कहा जाता है, जो जो मैंने बताया, समझो 10 लोगों में से एक पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभा रहा है, तो उसे एक को बुलाया जाता है, उसे कहा जाता है कि देखो हम बिजनेस में नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और मेरी इच्छा है कि उस प्रोजेक्ट के मैनेजर तुम बनोगे। सामने वाले को ये कहा जाता है ना कि नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, उसका मैनेजर तुम बनोगे। और भाई वो मैनेजर बनना है ना, तो भाई मैं पहले थोड़ा सा तुम्हें पावर दे रहा हूँ, थोड़ा सा काम दे रहा हूँ, ये काम मुझे करके बताओ, एक टास्क की तरह। भाई मैं तुम्हें टास्क दे रहा हूँ, ये टास्क करके बताओ, अगर टास्क में तुम काबिल हुए, पूरा किया, तो तुम्हें उतना पावर दिया जाएगा, है ना, वो अथॉरिटी कन्फर्मेंट की जाएगी तुम्हारे लिए। समझ आ रहा है? प्रैक्टिकली ऐसे होता है ना, उन्हें एक आध हफ्ते के लिए या छोटा सा टास्क दिया जाता है, ये काम पूरा करो। अगर उसने काम बरोबर पूरा किया, जरूरी डिसीजन लिया, पावर देने से पहले उसे कहा जाता है कि भाई तुम इतने डिसीजन लेके बताओ, अगर ये सिचुएशन हुई तो तुम कौन सा डिसीजन लोगे, ऐसा हुआ तो क्या करोगे तुम, बरोबर। ऐसा उसे थोड़ा सा टास्क दिया जाता है, अगर उस टास्क में उसने जरूरी डिसीजन लिए, जरूरी काम किया, सही तरह से काम किया, तो फिर आगे उसे अथॉरिटी दी जाती है कि हाँ भाई तुम इस टेस्ट में, इस टास्क में सफल हुए, आज से इस प्रोजेक्ट के मैनेजर तुम हो, बराबर ना, ये अथॉरिटी तुम्हारी। समझ आ रहा है? तो ये अथॉरिटी देने के लिए पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्लियर होनी चाहिए, फिर जो है वो अथॉरिटी की कंफर्मेंट की जाती है, वो भी अथॉरिटी पहले चेक की जाती है कि वो निभाने लायक है या नहीं। समझ आ रही है ना बात? कितनी बार अगर वो अथॉरिटी ये छोटा सा टास्क भी अगर वो पूरी तरह से नहीं निभा रहा है, पूरा नहीं कर रहा है, तो उसे आगे की अथॉरिटी देते ही नहीं है। जैसे देखो अगर कोई मार्केटिंग मैनेजर है, बराबर ना, आपके टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल है, अगर सपोज कोई मार्केटिंग मैनेजर है, भाई जैसे मार्केटिंग करनी है, एडवर्टाइजमेंट करना है, ये वर्क करना है उसे,
तो उसे छोटा सा टास्क दिया गया कि चलो भाई ज़रूरी एडवर्टाइजमेंट करो या मार्केटिंग करके बताओ, छोटा सा टास्क। उस टास्क में उसने बिना सोचे समझे डिसीजन लिए। जैसे पता है एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो भाई उसका भी थोड़ा सा खर्चा मैनेज करना पड़ता है, बजट बनाना पड़ता है। उसे ये टास्क मिला तो उसने तो भाई पूरे शहर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए, हर जगह पर एडवर्टाइजमेंट देना शुरू कर दिया, ये काम वो काम सब उसने कर दिया। और जितना खर्चा होना चाहिए उससे उसने डबल ट्रिपल खर्चा कर दिया बिना सोचे समझे। तो फिर आगे क्या उस काम उसे दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं दिया जाएगा ना। यार वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बरोबर निभाता है, लेकिन जब उसे पावर दिया ना तो उसने डिसीजन गलत लिए। भाई मार्केटिंग मैनेजिंग के लिए पहले उसे खर्चा चेक करना था, फिर वो डिसीजन लेता ना, बिना सोचे समझे उसने डिसीजन ले लिए, तो ये बात गलत है। तो इसलिए भले रिस्पॉन्सिबिलिटी सही हो, लेकिन उसकी अथॉरिटी कंफर्म नहीं की जाती। अरे बात समझ में? तो इसीलिए पहले अथॉरिटी कंफर्म की जाती है चेक करके फिर। और जब अथॉरिटी का कंफर्मेंट हो जाए ना तो थर्ड स्टेप और फाइनल स्टेप आता है क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब हम लोग किसे कहते हैं? अकाउंटेबिलिटी मतलब कहते हैं कि भाई कोई चीज़ के लिए आंसरेबल होना, कोई चीज़ के लिए जो है वो जिम्मेदार होना। वो जो मैंने पहले भी बताया था, जब हम पावर दूसरों को सौंपते हैं ना तो पूरा पावर नहीं दे देते, आखिरी पावर हमारे हाथ में ही होता है। मैंने किसी को अथॉरिटी दे दी ना तो उसे कह दिया ठीक है भाई, अपने हिसाब से काम करो, अपने हिसाब से डिसीजन लो, लेकिन जो भी तुम कामकाज करोगे ना उसकी रिपोर्ट आखिरी में मुझे देना कि तुमने क्या काम किया। भाई महीना करो काम तुम अपने हिसाब से पूरा मंथ काम करो, लेकिन मंथ के एंड में जो भी तुमने काम किया ना उसकी वर्ड टू वर्ड रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट तुम मुझे देना। तो मैं चेक करूंगा कि महीने के बाद तुमने क्या काम किया है। बरोबर, इसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। तो जिससे मैं जिसको अथॉरिटी दूंगा ना, जो एम्प्लॉय को मैं काम सौंपूंगा ना, उसके माइंड में छोटा सा प्रेशर रहेगा कि भाई मुझे पूरी आज़ादी नहीं मिली है। पूरी आज़ादी उसको दे दो तो वो 100% गलत डिसीजन लेगा, गलत काम करेगा। छोटी सी अकाउंटेबिलिटी अगर उसके सामने रखो ना कि भाई तुम जो भी काम करोगे ना उसकी रिपोर्ट मुझे देना, तो अगर ये हुआ ना तो उसके माइंड में प्रेशर रहेगा कि नहीं भाई मैं काम करूंगा ना तो वो काम की रिपोर्ट बॉस को देनी है, तो अगर मैंने गलत काम किया तो बॉस मुझे आगे जो है वो निकाल देगा या अथॉरिटी पावर वापस छीन लेगा मुझसे। ये छोटा सा प्रेशर उसके माइंड में रहेगा ना, और इस प्रेशर की वजह से, ये ज़रूरी प्रेशर होता है, इस प्रेशर की वजह से वो सही काम करेगा हमेशा कि भाई मुझे बॉस को रिपोर्ट देनी है ना, ये उसकी अकाउंटेबिलिटी है। तो इसीलिए अथॉरिटी देने के लिए ये तीन चीज़ें चेक की जाती है। पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बरोबर होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बरोबर निभा रहा है तो फिर अथॉरिटी का कंफर्मेंट किया जाना चाहिए चेक करके कि हाँ वो लायक है तो पावर दो। और पावर देने के बाद पूरा पावर नहीं देते, अकाउंटेबिलिटी रखते हैं कि भाई तुमने पावर दिया है मैंने तुम्हें, लेकिन जो भी काम करो ना उसकी रिपोर्ट मुझे देना। भाई आखिरी पावर मेरे हाथ में है, ये अकाउंटेबिलिटी रखी जाती है। ये अकाउंटेबिलिटी जनरली लोअर लेवल से अपर लेवल तक जाती है ना, हमेशा लोअर टू अपर लेवल जाती है। लोअर लेवल पे जो काम करते हैं ना उनकी अकाउंटेबिलिटी मिडल लेवल के लिए होती है। वो जो भी काम करेंगे वो रिपोर्ट मिडल लेवल को देंगे। मिडल लेवल के मैनेजमेंट वाले पर्सन जो भी काम करते हैं वो अपनी रिपोर्ट किसको देंगे? टॉप लेवल को। उनकी अकाउंटेबिलिटी टॉप लेवल के लिए होती है, बराबर ना। इसलिए अकाउंटेबिलिटी लो से हाई लेवल तक जाती है ना, टॉप लेवल तक जाती है। समझ आ रहा है? एलिमेंट्स तीनों क्लियर हुए ना? खास ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो देखो आज हमने ये चैप्टर समझा, ये पॉइंट जो है वो क्लियर किया कि भाई डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हम लोग किसे कहते हैं। अब जो ओसी के आगे के चैप्टर्स होंगे, जो आगे के हमारे पॉइंट्स होंगे, वो पॉइंट्स अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।